प्रेमचंद द्वारा लिखित बूढ़ी काकी इस पूरक पठन का आज हम दूसरा भाग देखेंगे बच्चों। कल तक हमने देखा था कि यहाँ पर पंडित बुद्धिराम के लड़के मुखराम का तिलक होने जा रहा था और उसके लिए बहुत सारे मेहमान आ चुके थे और उनके लिए भारी खासा इंतज़ाम किया गया था, भोजन का प्रबंध किया गया था, नाच गाना हो रहा था। यहाँ पर अच्छे अच्छे व्यंजन पकाए जा रहे थे। दही, पूड़ियाँ, कचौड़ियाँ, मसालेदार तरकारी पक रही थी। घी और मसाले की क्षुधावर्धक सुगंध चारों ओर फैली हुई थी। यहाँ पर बूढ़ी काकी के मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे और उसे लग रहा था कि न जाने अब उसे कब खाना मिलेगा। फूल हम घर में भी सोच सकते हैं, परंतु वाटिका में कुछ और ही बात होती है। इस प्रकार निर्णय करके बूढ़ी काकी हाथों के बल सरकती हुई बड़ी कठिनाइयों में चौखट से उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कड़ाह के पास आ बैठी। तो यहाँ पर जिस प्रकार हम फूल को दूरी से सूंघ सकते हैं, लेकिन अगर वाटिका में जाए तो उसकी सुगंध और भी अच्छी आ जाती है, उसी प्रकार बूढ़ी काकी ने भी सोचा कि मैं जहाँ पर खाना पकाया जा रहा है वहाँ पर ही जाऊँ। शायद उसका इरादा था कि वहाँ पर उसे कोई खाना दे दे, इसीलिए वह धीरे धीरे रेंगती हुई कड़ाह के पास आ जाती है। रूपा उस समय कार्यभार से उद्विग्न हो रही थी। एक अकेली स्त्री जो सब कुछ देख रही थी उद्विग्न हो रही थी, यानी कि परेशान हो गई थी। वह शायद सोच रही थी सभी मेहमान खाना खाकर जाते हैं या नहीं, मेहमानों का इंतज़ाम ठीक तरह से हो रहा है या नहीं। इसी परेशानी में वह इस कोठे में जाती, कभी उस कोठे में, कभी कड़ाह के पास आती, कभी भंडार में जाती। तो इस प्रकार इस कमरे से उस कमरे में या भंडार में जाती। भंडार यहाँ पर खाना पकाने का जगह होती है, उसे भी भंडार कहते हैं। यहाँ पर धन धान्य रखा जाता है, उसे भी हम भंडार कह सकते हैं। किसी ने बाहर से हाँ, महाराज ठंडाई मांग रहे हैं। ठंडाई देने लगी तो आदमी ने आकर पूछा, अभी भोजन तैयार होने में कितना विलम्ब है, ज़रा ढोल मंजीरा उतार दो। बेचारी अकेली स्त्री दौड़ते दौड़ते व्याकुल हो रही थी, झुंझलाती कूदती थी, परंतु क्रोध प्रकट करने का अवसर न पाती थी। भय होता कहीं पड़ोसी ने यह न कर दे कि इतने में उबल पड़ी। प्यास से स्वयं का कंठ सूख रहा था, गर्मी के मारे फूकी जाती थी, परंतु इतना अवकाश भी नहीं था कि ज़रा सा पानी पी ले और पंखा लेकर झले। यह भी खटका था कि ज़रा आँख हटी और चीज़ों की लूट मची। तो यहाँ पर रूपा पर बहुत सारा भार आकर पड़ा है। एक अकेली औरत घर में जो भाग दौड़ कर रही है, मेहमान आ चुके हैं और यहाँ पर किसी न किसी की डिमांड हो रही है। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ मांग रहा है। यहाँ पर महाराज ठंडाई मांग रहे हैं, तो यहाँ पर गर्मी का मौसम है, इसलिए ठंडाई का इंतज़ाम किया है। ठंडाई देने लगी तो जो यहाँ पर फरमाइशें आ रही थी उसे पूर्ण करने में वह लग गई थी। तो फिर एक आदमी ने आकर पूछा कि भोजन तैयार होने में कितना विलम्ब है। शायद भोजन का भी वक्त हो गया था मेहमानों का, और ढोल मंजीरे से अभी वे सब उब गए हैं, शायद बहुत गाना बजाना हो चुका था। बेचारी अकेली स्त्री दौड़ते दौड़ते व्याकुल हो रही थी, परेशान हो गई थी, झुंझलाती थी, कुड़ती थी।
परंतु क्रोध प्रकट करने का अवसर नहीं पाती थी। इस प्रकार जब कोई अकेला होता है और जिम्मेदारी का भार होता है और सब तरफ ध्यान देना पड़ता है तो मनुष्य की यही परिस्थिति हो जाती है, जैसी कि रूपा की हुई है। भय होता और रूपा को ये भय था कि कहीं उसकी पड़ोसी ने यह न आकर कहने लगे कि इतने में उबल पड़ी। तो यहाँ पर जो आसपास के लोग हैं, पड़ोसी में हैं, उनका भी डर मन में समाया हुआ था, इसलिए अपने आप पर वह कंट्रोल कर रही थी, अपने आप पर वह खुद को संभाल रही थी। कहीं उसका क्रोध, कहीं उसकी चीड़, कहीं उसकी व्याकुलता बाहर ना आ जाए, खुद को काबू कर रही थी। प्यास से उसका भी कंठ सूखा जा रहा था, गर्मी के मारे बेचैन हो रही थी और इतना भी समय नहीं था कि थोड़ी देर के लिए चैन से बैठे और पंखा चल ले, यानी कि हाथ का जो पंखा होता है उससे थोड़ी सी हवा ले ले और दिल को राहत पा ले। यह भी खटका था कि ज़रा आँख हटी और चीज़ों की लूट मची। इस अवस्था में उसने बूढ़ी काकी को कड़ाह के पास देखा तो जल गई। तो यहाँ पर उसे डर था कि कहीं चीज़ों की लूट न हो जाए, अन्न बर्बाद न हो जाए। सभी तरफ वह ध्यान दे रही थी और उसी में उसने बूढ़ी काकी को देख लिया जो कड़ाह के पास सरकती हुई आकर बैठ गई थी। तो वह जल गई। क्रोध न रुक सका। अब तक जो संभाला था दिल को वह एकदम से शायद फूट गया, जल गई। जलना यानी कि संतप्त होना। तो यहाँ पर वह बूढ़ी काकी पर झपटी और उन्हें दोनों हाथों से झटक कर बोली, ऐसे पेट में आग लगे, पेट है या भाड़। कोठरी में बैठते हुए क्या दम घुटता था, अभी मेहमानों ने नहीं खाया, भगवान को भोग नहीं लगा, तब तक धैर्य न हो सका, आकर छाती पर सवार हो गई। इतना ठूसती है ना जाने कहाँ भस्म हो जाता है। भला चाहती हो तो जाकर कोठरी में बैठो, जब घर के लोग खाने लगेंगे तब तुम्हें भी मिलेगा। तब कोई देवी नहीं हो कि चाहे किसी के मुंह में पानी न जाए, परंतु तुम्हारी पूजा पहले ही हो जाए। तो इस प्रकार रूपा डांट देती है बूढ़ी काकी को। वैसे तो मेहमानों ने भी खाना नहीं खाया था, लेकिन शायद बूढ़ी काकी ने पहली दिन भी खाना खाया हो या न हो, बूढ़ी काकी को बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी और इतने अच्छे अच्छे व्यंजनों की खुशबू उसके नाक में जा बैठी थी और वह भूख के मारे तड़प रही थी। उसे लगा कि खुद का घर है तो खुद ही जाकर क्यों न वह ले ले। वह मेहमान थोड़ी है जो उसे कोई आएगा और कहेगा कि बूढ़ी काकी खाना खा लो। तो शायद यह विचार उसके मन में आया हो और वह वहाँ पहुँच गई। लेकिन यहाँ पर जब रूपा उन्हें देख लेती है तो वह काकी पर झपट पड़ती है, दोनों हाथों से झटक कर बोलती है कि ये कैसा पेट है, ये पेट है या भाड़, कितना भी खाना दो जिसकी आँख कम ही नहीं होती है। कोठरी में बैठते क्या दम घुटता था। यहाँ पर कोठरी है बूढ़ी काकी के लिए जो अलग से है, अलग से कमरे को पहले कोठरी कहा जाता था। तो कोठरी में इंतज़ाम किया गया था बूढ़ी काकी का, लेकिन बूढ़ी काकी अपने आप को रोक नहीं पाई थी और मेहमानों ने भी खाना नहीं खाया था, यहाँ तक कि भगवान को भी भोग नहीं लगा था। तो रूपा का मानना था कि बूढ़ी काकी यहाँ पर बूढ़ी है, उन्होंने कई अनुभव लिए हैं, वो थोड़ा देर रुक ही सकती है, भगवान पर भोग भी नहीं चढ़ा है और मेहमानों ने खाना भी नहीं खाया है और उनके पहले ही इसे खाना या खाना खिलाना क्या अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर रूपा को ये बात बहुत खटकती है और वह काकी पर चिल्लाती है और आकर छाती पर सवार हो गई। ये रूपा बूढ़ी काकी को कहती है, वह कहती है कि कोठरी में जाकर बैठ जाओ
जब लोग खाना खाने के लिए बैठेंगे तब तुम्हें भी मिलेगा। तुम कोई देवी तो नहीं हो को कि सबसे पहले या पूजा के पहले तुम्हें ही खाना दे दूँ। इस प्रकार वह डांटती है, फटकारती है बूढ़ी काकी को। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर पश्चाताप कर रही थी कि मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गई। उन्हें रूपा पर क्रोध नहीं था, अपनी जल्दबाजी पर दुख था। सच तो है, जब तक मेहमान लोग भोजन कर न चुकेंगे घर वाले कैसे खाएंगे। मुझसे इतनी देर भी न रहा गया, सबके सामने पानी उतर गया। अब जब तक कोई बुलाने न आएगा नहीं जाऊंगी। इस प्रकार बूढ़ी काकी को अपनी गलती का पछतावा होता है। वह अनुभव कर सकती थी, देख सकती थी कि सचमुच में भी कितनी यहाँ पर उतावली हो गई कि खाना खाने पहुँच गई। अभी तक तो किसी ने भी खाना नहीं खाया, यहाँ तक भगवान को भी भोग नहीं चढ़ाया गया है, फिर इतनी जल्दबाजी क्यों की मैंने। वह पश्चाताप पाती है और कोठरी में जाकर बैठती है। रूपा पर भी उन्हें क्रोध नहीं आता है और उन्हें अपने जल्दबाजी पर दुख होता है और यहाँ पर उन्हें पश्चाताप के आंसू वह रोती है और यह निश्चय कर लेती हैं कि अब जब तक कोई उसे बुलाने नहीं आएगा तब तक वह खाना खाने के लिए नहीं जाएगी, तब तक वह अपने आप पर काबू रखेगी। मन ही मन इसी प्रकार का विचार कर वह बुलाने की प्रतीक्षा करने लगी। तो इस प्रकार उसने सोच लिया था कि वह अपने आप पर काबू करेगी। अभी इंतज़ार था किसी का बुलाने का, कोई आएगा और कहेगा कि चलो बूढ़ी काकी, यहाँ पर सब लोग खाना खाने के लिए बैठ गए हैं, तुम भी बैठ जाओ। उन्हें एक एक पल एक एक युग के समान मालूम होता था। तो यहाँ पर एक एक पल को वो गिन कर काट रही थी कि कब कौन आएगा और उसे बुलाएगा। धीरे धीरे एक गीत गुनगुनाने लगी। समय किसी तरह बीत जाए इसलिए मन को बहलाने के लिए गुनगुनाने भी लगी। उन्हें मालूम हुआ कि मुझे गाते देर हो गई। क्या इतनी देर तक लोग भोजन कर ही रहे होंगे? किसी की आवाज़ नहीं सुनाई दी थी। अवश्य ही लोग खा पी कर चले गए। मुझे कोई बुलाने नहीं आया। रूपा चिढ़ गई है, क्या जाने न बुलाए, सोचती हो कि आप ही आएंगी। वह कोई मेहमान तो नहीं जो उन्हें बुलाऊं। बूढ़ी काकी चलने के लिए तैयार हुई और यहाँ पर बहुत देर गुनगुनाने के बाद उसे एहसास हो जाता है कि यहाँ पर सब सुनसान हो गया है, सब लोग शायद खा पी कर चले गए हैं और अभी तक उसे बुलाने के लिए कोई नहीं आया है। रूपा चिढ़ गई है, इसलिए वो शायद उन्हें बुलाएगी कि नहीं बुलाएगी क्या पता। तो चलो मैं ही जाती हूँ, मैं कोई मेहमान थोड़ी ना हूँ कि मुझे कोई आए और कहे कि चलो काकी खाना खाने को। तो यह विश्वास कि 1 मिनट में पूड़ियाँ और मसालेदार तरकारियाँ सामने आएंगी उनकी स्वादेंद्रियों को गुदगुदाने लगा। तो यहाँ पर बहुत तैयार हो गई चलने के लिए और जाने के लिए जब वो तैयार होती हैं तभी उन्हें एक एक व्यंजन आँखों के सामने दिखाई देते हैं। पूड़ियाँ, मसालेदार तरकारियाँ और उनकी मुंह में पानी आ जाता है। उन्होंने मन ही मन में तरह तरह के मंसूबे बांधे यानी कि मैं पहले क्या खाऊंगी। यहाँ पर वह इरादा मंसूबा यानी कि इरादा योजना बनाना। पहले तरकारी से पूड़ियाँ खाऊंगी तो यहाँ पर गर्मा गर्म पूड़ियों की उसे पहले से ही याद आ रही थी। तरकारी के साथ वही पहले खा लूँगी, फिर दही और शक्कर से, फिर कचौड़ियाँ रायते के साथ मज़ेदार मालूम होंगी। चाहे कोई बुरा माने चाहे भला, मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी। आज मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊंगी। आज इतना अच्छा खाना पका है तो जी भर के खा लूँगी, मांग मांग कर खाऊंगी। कोई मुझे कुछ भी कहे, यह उसने तय कर लिया था। लोग यही न कहेंगे कि इन्हें विचार नहीं, कहाँ करे। इतने दिन के बाद पुड़िया मिल रही है तो मुंह झूठा करके थोड़े ही उठ जाऊंगी। तो यहाँ पर बार बार मौका शायद आए न आए,
इस प्रकार अच्छे अच्छे व्यंजनों का तो बूढ़ी काकी ने यहाँ पर तय कर लिया था कि वह सारे व्यंजनों का बहुत खूब मज़ा उठाएगी। तो इस प्रकार केवल 2-4 नेवले खाकर मैं उठ नहीं जाऊंगी, मुंह झूठा करके नहीं उठूंगी, बल्कि पूरा पेट भर के खाना खाऊंगी जब तक उसका मन न भर जाए। मेहमान मंडली अभी बैठी हुई थी, कोई खाकर उंगलियां चाटता था, कोई तिरछे नेत्रों से देखता था कि और लोग अभी खा रहे या नहीं। कोई इस चिंता में था कि पत्तल पर पूड़ियाँ छूटी जाती है, किसी तरह इन्हें भीतर रख लेता। कोई दही खाकर चटकारता था, परंतु दूसरा दोना मांगते संकोच करता था कि इतने में बूढ़ी काकी रेंगती हुई उनके बीच में जा पहुंची। तो यहाँ पर बाहर अभी भी मेहमान मौजूद थे। अभी तक मेहमान मंडली बैठी हुई थी और यहाँ पर कोई उंगलियां चाट रहा था, तो कोई तिरछे नेत्रों से देख रहा था कि बाकी के लोग खा रहे हैं या नहीं। कोई इस चिंता में था कि पत्तल पर पूड़ियाँ छूटी जाती है, किसी तरह इन्हें भीतर रख लेता। तो इस प्रकार सब लोग आनंद ले रहे हैं, कोई झूठा न पड़े इसकी भी जिम्मेदारी ले रहा है। कोई यहाँ पर उंगलियाँ चाट रहा है, कोई देख रहा है कि बाकी के लोग अभी भी खा रहे हैं या नहीं। कोई दही खाकर जीभ चटकारता है। इस प्रकार ये सब जब चल रहा था दृश्य खाने का, तभी बूढ़ी काकी रेंगती हुई उनके बीच में आ पहुँचती है। कई आदमी चौंक कर खड़े हो गए। तो लोगों का चौंकना वैसे तो मुनासिब नहीं था। सब लोगों को शायद पता हो कि बूढ़ी काकी इसी घर की सदस्य है, लेकिन फिर भी वो चौंक कर आश्चर्यचकित होकर खड़े होते हैं, पुकारने लगे, अरे यह बुढ़िया कौन है? यह कहाँ से आ गई? देखो, किसी को छू न दे। तो इस प्रकार बर्ताव होता है समाज में। यही प्रेमचंद जी को दिखाना है कि चाहे वो अपना घर का सदस्य हो, बूढ़ा या न हो, फिर भी लोगों की जो सोच है वो अभी भी नहीं बदली है। किस प्रकार वे एक बूढ़ी को या बूढ़े को देखते हैं, वैसे तो उन्हें बड़े सम्मान के साथ बिठाना चाहिए, उन्हें पहले ही खाना देना चाहिए। लेकिन देखो ये विचारधारा किस प्रकार समाज में फैली हुई है और सब लोग उठकर खड़े हो जाते हैं। और ये बुढ़िया कहाँ से आई है, किसी को छू न ले, इस बात का डर है उनके मन में, इसलिए सब खड़े हो जाते हैं। पंडित बुद्धिराम काकी को देखते ही क्रोध से तिलमिला गए। तो यहाँ पर अभी पंडित बुद्धिराम की बारी थी। वे भी तिलमिलाना यानी कि बेचैन हो गए थे और यहाँ पर पूड़ियों का थाल लिए खड़े थे, शायद लोगों को परस रहे थे। थाल को ज़मीन पर पटक दिया और जिस प्रकार निर्दयी महाजन अपने किसी बेईमान और भगोड़े कर्जदार को देखते ही झपट कर उसका टेटुआ पकड़ लेता है, उसी तरह लपक उन्हें अंधेरी कोठरी में दम से पटक दिया। तो इस प्रकार बहुत ही निर्दयता के साथ यहाँ पर पंडित बुद्धिराम अपने काकी के साथ व्यवहार करता है और वह जिसका काम चल रहा था वह थाली पटक देता है। और किसी महाजन, कोई अगर निर्दयी महाजन हो और उससे किसी ने अगर कर्जा लिया हो, तो भगोड़े कर्जदार को वह किस प्रकार पेश आता है उसका उदाहरण दिया है कि वह जिस प्रकार झपट कर उसका टेटुआ पकड़ लेता है और उसे सजा देता है। टेटुआ यानी कि गला पकड़कर उसे भागा हुआ भगोड़ा यानी कि डरपोक भागा हुआ। तो कर्जदार अगर भागा हुआ और जब महाजन को वह मिलता है तो वह उसे उसका गला पकड़ लेता है और उसे क्या करता है, बड़े अपमान के साथ वहाँ से निकाल देता है। उसी प्रकार पंडित बुद्धिराम भी यहाँ पर काकी को पकड़ लेता है और अंधेरी कोठरी में दम से पटक देता है। आशा रूपी वाटिका लू के झोंके में नष्ट विनष्ट हो गई। तो
इस प्रकार दूसरा अनुभव, पहला अनुभव रूपा के द्वारा, दूसरा अनुभव यहाँ पर पंडित बुद्धिराम अंधेरी कोठरी में पटक आता है, दम से पटक आता है। और यहाँ पर जो बूढ़ी काकी की आशा रूपी वाटिका थी, जो खाने के वो सपने देख रही थी, वह जिस प्रकार लू का एक झोंका आकर सब कुछ नष्ट विनष्ट कर देता है, उसी प्रकार उसके सारे विचार खत्म हो गए। बहुत ही बड़ा अपमान यहाँ पर हुआ था बूढ़ी काकी का। लू यानी कि यहाँ पर पवन का, गर्मी के दिनों में आने वाला एक लू का झोंका यानी कि पवन का झोंका होता है। उस झोंके से बड़ी तकलीफ होती है। लू के झोंके जो होते हैं वे दिल को बड़े परेशान करते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर उसका उदाहरण दिया है। सारी इच्छाएं समाप्त हो गई है बूढ़ी काकी की। आगे देखेंगे बच्चों। मेहमानों ने भोजन किया, घर वालों ने भोजन किया, परंतु बूढ़ी काकी को किसी ने न पूछा। इतना कुछ होने के बावजूद रूपा ने भी और पंडित बुद्धिराम ने भी ज़रा भी ख्याल नहीं किया कि इतना बड़ा कार्यक्रम था, यहाँ पर इतना बड़ा समारंभ था और सब मेहमान खाना खाते हैं और सारे घर वाले खाना खाते हैं, लेकिन बूढ़ी काकी को फिर भी कोई नहीं पूछता है। बखूबी वे जानते थे कि सुबह से ही बूढ़ी काकी को खाने की आस थी, भूख लगी थी, फिर भी किसी ने दखलंदाजी नहीं की। किसी ने यहाँ पर बूढ़ी काकी को खाना नहीं परोसा। बुद्धिराम और रूपा दोनों ही बूढ़ी काकी को उनकी निर्लज्जता के लिए दंड देने का निश्चय कर चुके थे। शायद यहाँ पर उन्हें बूढ़ी काकी की निर्लज्जता दिखाई दी। यहाँ पर काकी के दीनता पर, काकी के बुढ़ापे पर, काकी के यहाँ पर हत ज्ञान पर इन दोनों को भी करुणा नहीं आई, दया नहीं आई। उनके अकेली लाडली उनके लिए कूद रही थी। तो इस प्रकार यहाँ पर मन ही मन कूद रही थी बूढ़ी काकी। इस प्रकार बच्चों यहाँ पर बड़ी अपमानित होकर बूढ़ी काकी सब सह रही थी। आखिर रात हो गई थी, फिर भी अभी तक किसी ने बूढ़ी काकी को खाना नहीं दिया है। तो बच्चों भाग 3 में हम इस कहानी का अंत देखेंगे, आखिर में क्या होता है। भाग 2 के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।